नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कहानी जख्म के बारे में कुछ बतला रही। कहानियों के कथ्य में बदलाव की जो प्रक्रिया 40 के आसपास शुरू हुई थी, वह 50-55 के आसपास और भी महत्वपूर्ण हो गई। यह बदलाव उसमें वातावरण के कारण आया था, जिसके पीछे देश की आजादी थी। स्पष्ट है कि आजादी एक संक्रमण की समस्या लेकर आई थी। यह संक्रमण अतीत को बदलने और उससे मुक्त होने की प्रक्रिया के रूप में दिखाई पड़ता है। भीष्म साहनी ने शहरी मध्य वर्ग के कथानकों पर आधारित कहानियां लिखी है। कहानियों में इन्होंने जीवन के अनेक क्षेत्रों से कथ्य का चयन किया है। जख्म एक बूढ़े और एक युवा सहयात्री के बीच उत्पन्न तनाव और दुर्घटना की सामान्य कथा दिखती है। एक बूढ़ा आदमी सारी दुनिया के मसले हल करने की झक दिखलाता है और युवक सहयात्री पर उसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया होती है। उसे एक साथ यह बूढ़ा आदमी संदेहात्मक, हास्यास्पद और ढोंगी मालूम होता है। लेखक के शब्दों में ही जो आदमी सुधार करने निकलते हैं, वे जरूर अंदर से कहीं टूटे होते हैं। यह आदमी जरूर कहीं से भागकर समाज सेवा की शरण में आया है। इसे कुरेदें, इसके अंदर गहरे में जरूर कोई जख्म होगा। कहानी इसी जख्म को पहचानने की मार्मिक चेष्टा है, किंतु दूसरों का जख्म कभी कभी हमें अपने ही नासूर की ओर ले जाता है। उस बूढ़े सिनिक को कुदेरने की क्रिया में ऐसा लगता है जैसे वह युवा सहयात्री स्वयं को कुदेरने लगता है और अनुभव करता है कि यह जीते जी उतना ही असंगत है जितना मरने के बाद हो जाएगा, और यह भी कि दो मानव प्रेत एक दूसरे के सामने बैठे एक दूसरे को घूरते जा रहे थे। इन अनुभवों के पीछे कहीं न कहीं एक राष्ट्रीय पीड़ा है जो हमारे युवा मानस को प्रताड़ित कर रही है। शायद इसी स्थिति को ध्यान में रखकर मुक्तिबोध जैसे कवि ने लिखा है, खूंखार सिनिक संशयवादी, शायद मैं कहीं न हो जाऊं, या मैं घाटी का गिद्ध समय पर अपनी छाया ढांप रहा हूँ। इस दबाव का अनुभव आजादी के बाद राष्ट्रीय जीवन के जख्म को कहीं न कहीं उघाड़ रहा था। आस्था और अनास्था के बीच पीढ़ियां विभक्त हो रही थी और आदमी को आस्था बेचैन कर रही थी। कहानीकार इस पूरी वस्तु स्थिति को सहयात्रा के दूसरे घटनाक्रम के साथ मूर्त करता चलता है। वह लिखता है, गाड़ी दहाड़ती हुई चली आ रही थी। शायद यह सारा विभत्स नाटक इस चिंगारती गाड़ी के कारण हो रहा था। इस प्रकार की समतल आवाज ने मुझे बेचैन कर दिया था। उसके इस मूढ़ विश्वास ने कि जीवन को बढ़ाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। कहानी इसी बेचैनी और कथित मूढ़ विश्वास की टकराहट है, जिसमें आस्था को झुठलाने वाली मानसिकता न केवल नाटकीय और विभत्स बन जाती है, बल्कि कहीं न कहीं उसमें पाखंडपूर्ण आडंबर भी लक्षित होता है। यात्रा एक रूपक है जिसका परिप्रेक्ष्य कटा हुआ परिवेश होता है, जिसमें कुछ भी अस्थायी नहीं होता। समय भागता जाता है, स्थान भागता जाता है, लोग आते जाते रहते हैं, फिर भी कोई निश्चित निर्धारित आत्मीय संबंध नहीं बनता। देश एक गाड़ी नहीं है और देश की यात्रा मुसाफिरगिरी नहीं है। उसमें अधिक अस्थायी संबंधों की अपेक्षा, इसी आत्मीय और जातीय संबंधों की अपेक्षा को लेखक ने निर्ममता से स्थापित करने की चेष्टा की है। मार खा लेने के बाद और अपना सामान खो देने के बाद बूढ़ा मुस्कुराता है, एक शीतल व्यंग्यात्मक मुस्कान, और कहता है, शायद तुम ठीक कहते हो, बूढ़ों को जिंदगी से किनारा कर लेना चाहिए। बेहतर यह है कि वे अंधकार में डूब जाएं या जन्म लेते ही मर जाएं। फिर धीरे से बोला, मैं तो 2-3 वर्ष जीऊंगा, पर तुम्हारा क्या होगा? मानो उसके अंदर फिर से कोई सरगम बजने लगी थी और वह उसकी लय पर अपने हाथ तैराते हुए फिर कुछ बोलता जा रहा था। इस संक्षिप्त तथा नाट्य कथानक में वस्तुतः नाटक एक प्रतीयमान सत्य है। वह उतना ही बेईमान है जितना बेईमान कभी कभी नाटक हो जाता है, किंतु जो उपलक्ष्य है और वास्तविक है वह निरंतर अंतर्ध्वनित होता रहता है। पूरे संवाद क्रम में उसके आवर्तों को लेखक ने बड़े सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। सबसे बड़ी चीज जो इस कहानी को अतिरिक्त महत्व देती है, वह है सरोकार का प्रश्न।
संपूर्ण वस्तु स्थिति के प्रति यह एक जीवित सरोकार है, जिसमें औपचारिकता के बजाय एक अनौपचारिक निर्ममता है, जिसमें समय और आदमी के बनते टूटते रिश्तों की एक यातनामयी परिस्थिति है, जिसमें दो पीढ़ियों की चेतना की टकराहट है। असंगतियां केवल नकारात्मक अथवा गति विरोधी नहीं होती हैं, वे कभी कभी असाधारण रूप से परिवर्तनकारी हो जाती हैं। और जख्म की असंगति यह है कि बूढ़े को मिटाकर आगे आने वाली यह नस्ल और भी उदास है, उसकी जमीन और भी पोली है। वह जिस आस्था हंता मानसिकता को लेकर सामने आती है वह अतीत से भी अधिक दुर्बल है। उसका अर्थ यह नहीं कि चेतना की टकराहट में लेखक पक्षधर है, वह केवल एक असंगत होती हुई परिस्थिति के नाटकीय अंतर्विरोध को हमारे सामने एक अत्यंत साधारण घटनाक्रम के जरिए लाकर खड़ा करता है। भीष्म शाहनी की कहानियां शिल्प के सायासनकार की कहानियां हैं। उसमें एक ऐसी सरलता है जो प्रयोजन में उतनी ही कलात्मक है जितनी सांकेतिक शिल्पों वाली कहानियों में मिलती है। इस प्रकार जख में एक सामयिक, प्रासंगिक और अत्यंत अर्थवान संकेतों की कहानी बनकर हमारे सामने आती है। धन्यवाद।